हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, जो हमारा CITS का जो WCS का जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, तो हमने इससे पहले ग्रुप 1 के लेवल 1 के क्वेश्चन कर चुके हैं और हमारा आज क्या है, ग्रुप 1 के लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसके पहले की वीडियोज़ भी आप लोग ज़रूर देखिए और हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ देखेंगे ताकि इससे भी जो संभवतः क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको भी आप लोग कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि द पिच ऑफ स्क्रू जैक इज 1 mm, लेंथ ऑफ द हैंडल इज 1 mm, मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ पे हमें मैकेनिकल एडवांटेज पूछा है, तो इसमें पहले दिया क्या है, स्क्रू जैक की पिच दे दिया है। पिच कितनी दिया, 1 mm, और हैंडल की लंबाई 1 मीटर दिया है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज का? इसके कई फार्मूला होते हैं। एक फार्मूला हमारा होता है मैकेनिकल एडवांटेज का, होता है एफ नॉट। क्या होता है, एफ नॉट अपान FI। यह फार्मूला क्या होता है, यह हमारा आउटपुट फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, यह आउटपुट फोर्स होता है। यह क्या होता है, हमारा इनपुट फोर्स होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, अगर एग्जाम्स में कहीं अगर आ जाए उसके लिए हमने बता दिया, इस फार्मूले को आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा फार्मूला लगने वाला है मैकेनिकल एडवांटेज का, यह फार्मूला हमारा होगा 2 पाई एल बटे पिच। ये हमारा क्या मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला, यहाँ पे ए वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो हमारा 2 का मान पता है आप लोगों को। 2 का मान क्या पता है, 2 दिया। ये पाई का मान पता है, एल। अब एल देखिए, एल यहाँ पे हमारा क्या है, एल मीटर में है। अगर इसको हम लोग लंबाई को mm में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, लंबाई कितनी हो जाएगी, 1000 mm। कितना हो जाएगी, 1000 mm हो जाएगी। ठीक है, लंबाई हमारी कितनी हो गई, 1000 mm हो गई। पिच तो हमारा दिया, ये चलिए मान रखते हैं हम लोग। 2 इंटू पाई का मान आपको पता है 22/7, या फिर हम इसको 3.142 लिखते हैं और गुणे हमारा 1000 लिख देंगे हम एल का मान। ठीक है, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, पिच 1 हो जाएगा। जब इसको हम लोग पूरी तरह हल करेंगे तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या निकल कर आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा आ जाएगा 6280। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको आप लोग हल करके देख लीजिएगा, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं है इसलिए आप लोगों को हम शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन के साथ बता रहे हैं ताकि आप लोगों को इससे संभवतः क्वेश्चन बने तो आप लोग एग्जाम्स में कर ले जाएँ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस इसको आप लोग समझ लीजिए एक बार। इसमें क्या कर रहा है, नीचे दिए गए चित्र में x का मान हमें यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ बताना है। ठीक है, यही लेंथ हमें क्या करना है, x का मान बताना है। सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे 2 एंगल दिए गए हैं। एक एंगल 45 डिग्री दिया गया, एक एंगल 60 डिग्री दिया गया। तो 60 डिग्री एंगल से अगर निकालते हैं तो हमें आधार नहीं पता है, तो आधार पता करने के लिए हम पहले नीचे वाला जो त्रिभुज हमारा है, त्रिभुज ABC। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC, इसको लेते हैं। त्रिभुज ABC लेते हैं। जब हमारा त्रिभुज ABC, यही त्रिभुज देखिए हमारा त्रिभुज ABC यही है, नीचे वाला त्रिभुज है ABC यही है। इसको जब लेते हैं तो हमारा 10 45 अंश का मान लेते हैं, तो 10 थीटा बराबर होता क्या है, तो हमारा 10 थीटा बराबर जो होता है ये हमारा होता है लंब बटे आधार। तो हमारा लंब यहाँ पे कितना दिया गया, ये हमारा लंब हो गया, लंब हमारा 100 मीटर, और आधार पता नहीं है, आधार हम x मान लेते हैं। ठीक है, आधार x नहीं मानेंगे, y मान लेते हैं, क्योंकि x का मान पहले से दिया गया है, x हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, 10 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 100 बटा के y। तो यहाँ पे हमें y का मान क्या मिल गया, 100 मिल गया। y का मान क्या मिला, 100 मिल गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, y का मान हमें 100 मिला है। अब हमें y का मान यहाँ पे क्या मिल गया, 100 मिल गया। अब हम बड़े वाले त्रिभुज ABD, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABD में हमारा अब हमारा कोण कितना हो गया, बड़े वाले त्रिभुज में कोण 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला तो वही है लंब बटे आधार। जो लाल बटे का जो होता है फार्मूला, यहाँ से आप लोग
ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े ही होंगे। ये लंब आधार कर्ण होता है, यहाँ पे हमारा साइन होता है, यहाँ पे हमारा कास होता है, यहाँ पे टेन होता है। ठीक है, तो टेन थीटा के नीचे क्या आ रहा है, लंब बटे आधार आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग फार्मूला की ट्रिक से फार्मूला निकालते हैं। अब हमारा लंब क्या हो गया, अब देखिए लंब यहाँ से यहाँ तक दूरी, पूरी हमें दूरी पता करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो लंब हमारा 100 प्लस यक्स क्या हो जाएगा, नीचे की दूरी 100 है और ऊपर की दूरी यक्स है, तो हमारा क्या हो गया 100 प्लस यक्स, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा आधार कितना है 100। अब देखिए, अब इसी को हम लोग हल कर लेते हैं, तो हमारा टेन थीटा टेन 60 का मान होता है √3। अब हमारा देखिए ये हमारा इधर भागे में है, सब इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। ठीक, और इधर क्या बचा हमारा 100 प्लस यक्स बचा, क्या बचा 100 प्लस यक्स बचा। अब √3 जो हमारा 100 है इसको हम लोग इधर ला देते हैं, हमारा √3 है ही और ये 100 है, और ये वाला 100 हमारा अगर इधर आता है तो प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर यक्स बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 100 क्या लेते हैं, कामन लेते हैं, तो हमारा बचेगा √3 - 1 = यक्स। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बचेगा क्या, √3 - 1 बराबर x/100। यह हमारा यक्स गुणे में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। ठीक है, x/100 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, √3 का मान क्या रखेंगे पता है। अब यहाँ पे √3 का मान रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से रखते हैं हम लोग √3 का मान, तो √3 का मान हमारा हो जाता है 1.732 -1 बराबर हमारा x/100 तो रहेगा ही, x/100 वो तो रहेगा ही। ठीक है, x/100 तो है ही। जब 1.723 घटाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, यहीं पे हम सब सॉल्यूशन देख लेते हैं एक साथ, तो हमारा आ जाएगा 0.732। अब हमारा 100 इधर किस में था, ये हमारा जो 100 इधर है ये अभी हमारा किस रूप में है, भागे में है। जब हम 100 को इधर भेज देंगे तो कहाँ चला जाएगा, हमारा 100 गुणे में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा 100 का इसमें जब गुणा हो जाएगा, ये हमारा 100 का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या हमारा, सिर्फ और सिर्फ यक्स बराबर क्या बचेगा हमारा, गुणा होने के बाद 73.2 मीटर बचेगा। ठीक है, यानी यक्स की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, 72.3 मीटर। यहाँ से देखिए आप लोग, यक्स की वैल्यू निकल के आ रही है 73.2 मीटर। कैसे किए हम लोग, पहले हमने क्या किया, पहले हमने आधार जो था हमारा ए बी का मान निकाला, जो हमारा आधार यह है इसका हम मान निकाले हैं पहले वाले त्रिभुज से। ठीक, उसके बाद हल करने के बाद हमें आधार मिल गया है, फिर हम बड़े वाले त्रिभुज के लिए लिए त्रिभुज AD और B को लिए हैं, ABD को ले लिए। यहाँ से टेन 60 बराबर हम आधार बटे क्या कर दिए, लंब कर दिए हैं। और इसी को हम लोग हल करते हुए कहाँ तक आए हैं, हल करते हुए देखिए हम लोग इस तरह हल किए हैं, यहाँ पे आए, फिर इसके बाद इस तरह करके ऐसे कर दिए। ठीक है, इसको आप लोग अपने से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हमने एक बार बताया, एक बार अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल देखिए, इसको काफ़ी ध्यान से समझिएगा ये सवाल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, जल्दी समझ में नहीं आएगा, और आ गया तो अच्छी बात है। पूरी तरह हम समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बोल रहा है अ 200 kg ब्लॉक फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3 मीटर। ये 200 kg का कोई भार का टुकड़ा है, क्या है 200 किलोग्राम का भार का टुकड़ा है, उसको 3 मीटर ऊंचाई से क्या किया जाता है, 3 मीटर ऊंचाई से फॉल ऑफ मेटेलिक पीस, 3 मीटर ऊंचाई से क्या करते हैं, गिराते हैं। द मेटेलिक पीस अ कंप्रेस्ड एंड ब्लॉक ब्रॉट रेस्ट इन ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। और ये गिरने के बाद वापस कितने में जाती है, mm 40 mm ऊपर जाती है। 200 मीटर का है, 3 मीटर से ऊपर से गिरा रहे हैं, और गिरने के बाद 40 मीटर ऊपर जाती है। कैलकुलेट एवरेज फोर्स एक्सटर्ट ऑन मेटेलिक पीस। एवरेज फोर्स निकालना है हमें। ठीक है, एवरेज फोर्स निकालना है,
देखिए उसके लिए क्या कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। एवरेज फोर्स के लिए हमारा वर्क डन, जो हमारा वर्क डन हुआ है, वर्क डन बराबर हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क बराबर एफ इंटू ए, एफ इंटू डी हो जाएगा। एफ इंटू डी बल गुणे विस्थापन। हमें इसी एफ का मान हमें क्या करना है? निकालना है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए क्या? यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे वेट दिया गया है 200 kg का, क्या है हमारा है? द्रव्यमान दिया गया है 200 kg का, हमारा कोई भार का टुकड़ा है। ठीक है, और इसके बाद हमारा दिया गया 3 मीटर हाइट हमारी कितनी दी गई है? 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमारी जो डिस्टेंस ये जो तय कर रहा है 40 mm, क्या कर रहा है? ये विस्थापन हमारा कितना हो जा रहा है? 40 mm। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा फार्मूला क्या होता है? चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए हमारी काइनेटिक एनर्जी की जो फार्मूला होता है हाफ mv², आपको पता ही होगा, हाफ mv² हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हाफ तो रहेगा ही हमारा। यम का मान क्या हमारा है? 200 kg। यम का मान 200 kg। उसके बाद वी, अब तो हमें वी तो पता ही नहीं है। अब वी के लिए क्या करेंगे? अब देखिए, वी निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है v² माइनस e² बराबर 2as। आप इस फार्मूले को पढ़े होंगे, इस फार्मूले को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, जो होता है v² माइनस e² बराबर 2as। अब ए, हमारी वस्तु ऊपर से गिराई जा रही है, तो हमारा ए की जगह पे क्या हो जाएगा? g, 2gh। हमारा कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर लग रहा है? अब हमारा 2gh हो गया। ठीक है, ऊपर से वस्तु गिराई जा रही है, तो हमारा v² का मान पता ही करना है हमें। और देखिए ऊपर से जब वस्तु गिराई जा रही है तो उसका प्रारंभिक वेग हमेशा क्या होगा? u बराबर 0 होगा। और g बराबर आपको पता ही है कि 9.8 हमारा होता है। ठीक है, g बराबर 9.8। हमारी जो हाइट दे दी गई है ऊपर से 3 मीटर। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया है। और यम का मान भी आपको क्या दे दिया है? 200 किलोग्राम। ठीक है, और उसके बाद अब देखते हैं हम लोग, जो हमारा डी का मान दिया गया है। देखिए डी जो हमारा विस्थापित हो रही है वस्तु, ये कितना दिया गया? 40 mm। अगर 40 mm को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, तो हमारा 0.04 क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिल गया। अब यहाँ पे हम यू का मान 0 रख देते हैं, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे 2 गुणे 9.8 गुणे एच का मान कितना हमारा? 3। यहाँ से हम लोग जब इसको पूरी तरह हल कर लेंगे तो हमारा v² का मान जो निकल कर आएगा, आप लोग हल कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 48.8 आ जाएगा। ठीक, हम v² निकालें तो पहले हमें जो फार्मूला हमारा था वर्क डन बराबर काइनेटिक एनर्जी, तो हमें वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पता ही नहीं थी। जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालने आए तो हमें ज़रूरत पड़ी v² की। v² का मान हमारा क्या आ गया? 58.8। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 58.8 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ जाएगी? इसको जब पूरी तरह हम लोग हल करेंगे, यहाँ से हम लोग 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 100 आएगा। 100 का जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 58.8 और 0। 100 का जब 58.8 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आ गई? 5880 निकल के आ गई। जब आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी पता हो गई, अब चलते हैं हम लोग पिछले वाले फार्मूले पे। अब कहाँ चलते हैं? पिछले वाले फार्मूले पे, जो फार्मूला आपको बताए थे हम वर्क डन वाला। क्या फार्मूला बताए थे? यही ना बताए थे, वर्क डन बराबर क्या बताए थे हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बराबर काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बराबर क्या था? एफ इंटू डी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो एफ का मान क्या था? निकालना है। एफ का मान तो पता ही नहीं है, निकालना है। या डी इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी अपान डी।
अब हमने डी नीचे भेज दिया क्योंकि हमको एफ का मान पता करना है और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का मान हम निकाले हैं 58 हो गया 5880, ठीक है। अपन हम क्या किए हैं, जो हमारा डी था, डी किस में था, एम में था, इसको मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से क्या कर दिए हैं, इसमें डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आ गया है 0.04। जब इसको हम पूरी तरह हल करेंगे तो हमारा दोस्तों आ जाएगा 147 और इसके बाद 00, कुछ लगभग में हमारा न्यूटन, यानी इसमें हमारा जो आंसर मैच कर रहा है यहाँ पे देखिए, लगभग में ये वाला आंसर हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको एक बार वीडियो को बैक करके आप लोग एक बार पूरी तरह से फिर से देख लीजिएगा, इसके बाद आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारा कैसे आंसर आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इनमें से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है। तो पहले हम लोग न्यूटन की गति के जो नियम है, तीनों नियम के बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे उद्देश्य यह नहीं है कि आपको जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन बता के आगे बढ़ जाएं। हम यहाँ पे पूरी तरह कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका यह एग्ज़ाम हो, ताकि इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कहीं भी एग्ज़ाम देते हो तो आप लोगों को इसमें से क्वेश्चंस जो पढ़ रहे हैं ज़रूर मिले। चलिए, बोल रहा है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो पहले हम लोग पहला नियम क्या होता है, तो पहला नियम जो हमारा होता है दोस्तों वह होता है जड़त्व का नियम। कौन सा नियम, जड़त्व का नियम। पहला नियम जड़त्व का नियम। दूसरा नियम कौन सा होता है, दूसरा नियम हमारा जो होता है वह संवेग का नियम होता है। कौन सा, संवेग का नियम होता है, संवेग लिखा गया, संवेग होता है। तीसरा नियम जो हमारा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो इसमें क्या करना है हमें, पहला नियम तो जड़त्व का नियम होता है। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है। तीसरा नियम क्या, हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना। तो देखिए पृथ्वी के प्रक्षेपित रॉकेट, जो हमारा रॉकेट पृथ्वी पर प्रक्षेपित करते हैं हम लोग, वो अभी क्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित होता है। इस बात को आप लोग जान लीजिए, पहला सही है हमारा। अब देखिए तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, फायर की जाने वाली गन, जो हमारी गन हम लोग फायर करते हैं तो जितने वेग से वो बंदूक की गोली आगे निकलती है उतना ही वेग हमारी जो बंदूक होती है वो पीछे की तरफ क्या होती है, धक्का देती है हमें। वो भी क्या हो गया हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का अर्थ यह है किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी हमारे विपरीत उतना ही बल क्या करती है, लगाती है। और चौथा क्या है, एक दूसरे से टकराने वाली दो कारें, जब दो कारें एक दूसरे से टकराएंगी, जो जितना बल वह कार लगाएगी दूसरी वह कार भी उतना ही बल क्या करेगी, लगाएगी। अब आता है हमारा दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें बोल रहा है एक कार में यात्रा करने वाले यात्री ब्रेक लगाने पर आगे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। ये हमारा कौन सा नियम है, जड़त्व का नियम है, ठीक है, हमारा पहला नियम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है इन धातुओं में से कौन सा रैखिक थर्मल विस्तार का अधिकतम गुणांक है। अब तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसका अधिकतम गुणांक है, सबका हम लोग क्या लिखते हैं, रैखिक थर्मल विस्तार कितना होता है सबका लिखेंगे, उसके बाद हमें स्पष्ट मालूम चल जाएगा कि हाँ किसका अधिक है। तो लेड का जो होता है 29 × 10⁻⁻6, यह याद कर लीजिए, यह हर एग्जाम्स में आपको क्या करेगा, फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 25 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। और पीतल का जो हमारा हो जाएगा 19 × 10⁻⁻6, ठीक है। उसके बाद हमारा चांदी का क्या हो जाएगा 19 × 10⁻⁻6 हमारा चांदी का हो जाएगा, ठीक है। और कापर का पूछे तब, कहीं अगर कापर का पूछ दिया आपसे तो आप बता सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 17 × 10⁻⁻6, ठीक है। अगर आयरन का पूछ दे तब आयरन या स्टील, इसका हमारा हो जाएगा 11 × 10⁻⁻6, ठीक है। सबके पावर 10⁻⁻6 है, बस आप लोगों को क्या याद करना, आगे का नंबर याद करना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, लेड का, सबसे ज़्यादा आपको लेड का दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गलनांक पूछा है, किसका गलनांक उच्चतम है, तो सबका गलनांक लिख लेते हैं तो मालूम चल जाएगा ना किसका गलनांक उच्चतम है। इसका हमारा हो जाएगा 3422 डिग्री सेल्सियस।
क्रोमियम का हमारा हो जाएगा 1907, क्या हो जाएगा 1907 डिग्री सेल्सियस। वेनेडियम का क्या हो जाएगा हमारा 1910। लगभग में यह है, करेक्ट नहीं आपको कह रहे हैं कि यही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसे ही आप लोगों को मिलेंगे, जिसका हो जाएगा 26 से 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मॉलिब्डेनम का। इसलिए हमारा क्या सबसे अधिक किसका है, टंगस्टन का है। किसका गलनांक सबसे अधिक टंगस्टन का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कह रहा है उछाल बाउंसी को के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए उछाल या बाउंसी ये क्या होता है, तो यह जो होता है जब कोई किसी जल में कोई वस्तु क्या होती है, जब किसी जल में कोई वस्तु डुबोई जाती है तो वस्तु द्वारा हटाया गया जल की मात्रा, ठीक है, या द्रव की मात्रा, ये क्या कहलाती है, हमारी बाउंसी कहलाती है। यानी शरीर द्वारा विस्थापित द्रव का वजन, जितना द्रव हमारे वस्तु शरीर या वस्तु जो भी होगी विस्थापित करेगी, वही हमारा क्या कहलाता है, उछाल या बाउंसी कहलाता है। ठीक है, यह क्या होता है, वस्तु के बराबर यदि हम लोग क्या करते हैं, वस्तु के बराबर द्रव को हटाते हैं तो हमारी वस्तु क्या होती है, तैरने लगती है उस पर। ठीक है, चलिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्या बोल रहा है, धीमा संचालन और बारीक संयोजन के लिए किस प्रकार के स्क्रू माने जाते हैं। धीमा संचालन और बारीक संयोजन के लिए हमारा होता है डिफरेंशियल स्क्रू। ठीक है, कौन सा स्क्रू हो जाएगा, डिफरेंशियल स्क्रू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन देखिए, यह हमारा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन से है। बोल रहा है कि बिंदु से गुजरने वाले ढलान का स्लोप ज्ञात कीजिए। इसके लिए जो हमारा यम बराबर स्लोप वाला फार्मूला जो होता है, यम बराबर होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। यहाँ पे देखिए यह जो हमारा है यह x1 हो जाएगा, यह y1, यह हमारा x2 और यह y2, सबके मान हमने लिख दिए हैं। ठीक है, तो y2 का मान क्या है 0 माइनस, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 0। इसको हल करने के बाद हमारा 2.3 आएगा, 2/3 आएगा। हल करने के बाद 0.6666 करके आएगा। ठीक है, यह तो हमारा रियल है, यह जो हमारा सही फार्मूला होता है ढलान या स्लोप निकालने का। लेकिन यहाँ पे जो भारत स्किल जो जिस फार्मूले से निकाला है उन्होंने इसको माना है x2 माइनस x1 अपान y2 माइनस y1, उन्होंने इसको माना है। इनके हिसाब से देख लेते हैं क्या आंसर आता है हमारा। x2 का मान 3 हो जाएगा, -0 अपान 0 माइनस और -2 हो जाएगा। ठीक है, और आगे हमारा क्या हो जाएगा 1.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या मानेंगे, हमारा सही यह है। अगर आपके इस एग्ज़ाम के अलावा अगर कोई एग्ज़ाम्स में अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप लोग जो हमारा पहला बताएं इसको आप लोग प्रेफर करेंगे। लेकिन भारत स्किल क्या कहता है कि जो हम कह रहे हैं उसी को मानिए। अगर भारत स्किल गलत कहता है तो आपको गलत ही मानना है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही हम एग्ज़ाम्स में मार के आएंगे। ठीक है, हमारा CITS एग्ज़ाम्स में क्या मारेंगे, पहला ऑप्शन ही मारेंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, एक तांबे का सिलेंडर जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तांबे का सिलेंडर है, सिलेंडर चलिए बनाते हैं हम लोग सिलेंडर। यह देखिए हमारा सिलेंडर है, यह क्या है हमारा सिलेंडर है। सिलेंडर हमने बना दिया, इसकी लंबाई कितनी दिया है 8 मीटर दिया है। चलिए 8 मीटर हमने मान लिया। ठीक, उसके बाद इसकी त्रिज्या, यानी त्रिज्या यह कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और हमारा ये 8 सेंटीमीटर दिया है ना। चलिए ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, तो ये 1 सेंटीमीटर, उसके 18 मीटर लंबाई का एक समान मोटा वाला तार खींचा जाता है। अब इसी का एक हम लोग तार खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं, तार खींच देते हैं। कितने लंबाई का 18 लंबाई का। तो 18 को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1800 सेंटीमीटर, यानी 1800 सेंटीमीटर का हम लोग तार खींच दिए। इसी को कन्वर्ट करके क्या कर दिए 18 सेंटीमीटर का तार खींच दिए। समान मोटाई का ही तार है। अब इसकी क्या पूछ रहा है हमें, थिकनेस ऑफ वायर, वायर की थिकनेस बताइए। तो वायर की थिकनेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी आयतन, दोनों आयतन बराबर होंगे। जब हमारा सिलेंडर जो है उसी को खींच के जब हम तार बना रहे हैं तो दोनों के आयतन हमारे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए।
चलिए फार्मूला वो जो होता है हमारा आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए एच का मान हम लोग यहाँ पे हमारा ये हम बेलन का ले रहे हैं, एक तरफ हमारा बेलन ले रहे हैं, यह हमारा क्या है बेलन है। पाई आर स्क्वायर एच तो इसको हम लोग R1 और H1 मान लेते हैं, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं पाई R2 स्क्वायर H2। यह किस चीज़ का है? यह हमारा तार का है, यह हमारा तार का है, निकालना का है हमें, R2 निकालना है। ठीक है, चलिए हमारा पाई से पाई कट जाएगा। R1 का मान क्या है हमारा? R1 का मान दोस्तों हमारा यहाँ पे दिया गया है 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, गुणे H1 का मान क्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर। H1 का मान हमने 8 सेंटीमीटर रख दिया, पाई तो कट गया। R2 हमें निकालना है, और H2 का मान क्या दिया है हमारा 1800 सेंटीमीटर, H2 का मान 1800। ठीक, अब हमें R2 जब निकालना है तो R2 बराबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8/1800। क्या हो जाएगा? 8/1800 हो जाएगा। जब इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा R2 बराबर आ जाएगा 1/225। 8 से 1800 में भाग देंगे तो अब हमारा यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे हम R इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो हमारा R बराबर निकल के आएगा 1/15। 1/15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं। जब कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर बात करें कि कोई अगर पहली वस्तु दी गई है, उसको खींचकर हम कोई दूसरी वस्तु बना रहे हैं, तो दोनों के आयतन आप लोग क्या करेंगे? पहले बराबर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उनके आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आयतन क्या रहेगा मेरा? समान रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइन बार का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो साइन बार क्या होता है? साइन बार आप लोग कुछ इस प्रकार देखे ही होंगे, और साइन बार जो हमारा होता है कुछ इस प्रकार, आप लोग साइन बार को अच्छी तरीके से देखे होंगे। इसी प्रकार कुछ होता है हमारा साइन बार। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे छिद्र बने होते हैं, इसका यूज हम लोग सटीक कोण मापने के लिए करते हैं। ठीक है, बहुत सटीक कोण, प्रिसीजन एंगुलर मेजरमेंट, और इसके लिए हम लोग स्लिप गेज की सहायता से मापते हैं। यहाँ पे हम लोग स्लिप गेज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्लिप गेज, और इसको हम लोग सरफेस प्लेट पर रखते हैं, और ऊपर डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसको जो ऊपर की सतह जो इसकी है, इसकी सरफेस प्लेट की सतह के समांतर करते हैं। इस प्रकार हम लोग यह जो हमारी रेखा होती है, इसके द्वारा इसकी साइज़ जो लेते हैं, दोनों रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी से इसकी साइज़ लेते हैं, और यहाँ पर जो हमारा एंगल बनता है, स्लिप गेज की हाइट हमारी हो जाती है, लंब का कार्य करती है, और सरफेस प्लेट हमारा आधार का कार्य करता है, और ये हमारा कड़ का कार्य करता है। यहाँ पे जो हमारा एंगल बनता है, यहीं से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एंगल निकाल लेते हैं। ये हमारा कैसा मापन है? सटीक कोण वाला, यानी प्रिसीजन एंगुलर मेजरमेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों समान मूल्यों में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग आपको बता देंगे -40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कैसे होगा इसको भी तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम बस ऑप्शन को देखें और रट लें और आगे बढ़ गए, नहीं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे होता है। तो आपका एक फार्मूला होता है F माइनस 32/9 बराबर, ये हमारा फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? संबंध होता है। ठीक, इतना होता है। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, F बराबर -40 रखेंगे। अब इसी प्रकार पता चलेगा ना कि हमें कैसे बराबर, F बराबर -40 रखने पर तो जहाँ पे हमारा F है वहाँ पे हम लोग क्या रख दिए? -40 और -32 पहले से है, अपान 9 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा C/5। अब हम घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा, -72 हो जाएगा, अपान हमारा क्या हो जाएगा 9 = C/5। अब हमारा यहाँ पे कर देंगे हम लोग 9 कम 9, 9 8 72, -8 यहाँ पे बचेगा, तो हमारा C = जो आएगा वो आ जाएगा -8 और गुणे 5, और यहाँ पे लास्ट में हमारा C = आ जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्पष्ट मालूम हुआ कि हम F बराबर -40 रखे हैं तो C बराबर क्या आया? -40 आया। अब इसी फार्मूले में हम लोग C बराबर -40 रखते हैं। देखिए क्या आता है, अगर आता है तो हम मान लेंगे कि हाँ ये दोनों क्या होते हैं?
-40 डिग्री सेल्सियस पे बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए C/5। अब हम लोग C बराबर रखेंगे, C बराबर -40। चलिए तो हम F को इस तरह अस्थाई रख देंगे, 32 हमारा उसी तरह रहेगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। C बराबर क्या रखें, -40 रखिए, यहाँ पे 5 हो गया। 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40। अब हम क्या होगा, F माइनस 32, ये हमारा इक्वल नहीं है, F माइनस 32 बराबर 9 8 72, -72 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72 -72। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा F बराबर यहाँ पे बचेगा वो -72, हमारा -32 उधर जाएगा और -72 से घट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, -40 आएगा यहाँ पे डिग्री सेल्सियस। यानी -40 यहाँ पे भी आ रहा है और -40 C बराबर भी यहाँ पे आ रहा है। यानी इसका मतलब -40 डिग्री सेल्सियस पे हमारा फ़ारेनहाइट पर क्या होते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों स्केल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़िशियंसी इज़ द रेशियो ऑफ, जो हमारी इफ़िशियंसी होती है वो हमारा इनपुट और आउटपुट का क्या होता है, रेशियो होता है, अनुपात होता है। यानी कितना हमने इनपुट दिया, हमें आउटपुट कितना मिला है, ये हमारा आउटपुट बटे इनपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटपुट बटे इनपुट। ये हमारा क्या होता है, इफ़िशियंसी का रेशियो होता है कि कितने इनपुट पर कितना आउटपुट प्राप्त किए हैं, यानी कितने इनपुट पर हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, ये हमारी इफ़िशियंसी होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक तैरते हुए घटक को संतुलन में होने के लिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होना चाहिए। तो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होना चाहिए, जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र तैरते हुए घटक के लिए, तो उसके क्या होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए। इसके बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग बस यहाँ पे यही समझिए। बाउंसी के केंद्र, बाउंसी बताए थे, बाउंसी क्या होता है, जब कोई वस्तु हमारी क्या होती है, जल में क्या होती है, आती है, गिरती है, तो वह उतना ही अपने भार के बराबर क्या होती है, जल क्या करती है, वह विस्थापित करती है। तो भार के बराबर विस्थापित करेगी तो तैरने लगेगी। अगर वह वस्तु जितना बल हटाती है उसी को बाउंसी कहते हैं। और वो जब वो संतुलन स्थिति में होने के लिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ होगा, बाउंसी के केंद्र में होगा। ठीक है, तो वस्तु के केंद्र में होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो लेवल 2 का जो हम लोग WCS पढ़ा, WCS जो वो CITS जिसको हम लोग CTI पहले बोलते थे, CITS के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं और काफ़ी बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर इसका भी क्लास करा दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्लासेस अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, आपको आगे की वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।